हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। इसमें हमारा अगला टॉपिक होगा HCl का श्रावण। ठीक है, हमें क्या देखना है कि स्टमक जो है अपना, उसमें HCl का श्रावण होता किस प्रकार से, मतलब कैसे HCl बना है। देखिए, सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉपिक का नाम क्या हो गया अपना, HCl का श्रावण। देखो, पहला पॉइंट है H+ आयन का निर्माण लगातार होता रहता है। ठीक है, और H+ आयन का निर्माण कहाँ से होगा भाई, लगातार तो हो रहा है, लेकिन हो किससे रहा है, जल के अपघटन से। रिएक्शन क्या होगी, H2O है, ये टूट के क्या बना देगा, H+ आयन और OH- आयन्स। ठीक है, तो हो गया। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जल के अपघटन से लगातार H+ आयन्स का निर्माण हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, उक्त क्रिया में, उक्त का मतलब है ऊपर हो रही क्रिया, उक्त क्रिया में बना OH- H+ आयन्स के प्रोडक्शन को प्रभावित नहीं करे, इसके लिए इन्हें हटाना आवश्यक होता है। भाई क्या होगा कि अगर यहाँ पे OH- भी बराबर मात्रा में आते रहेंगे तो क्या है कि ये वाली क्रिया ठीक से हो नहीं पाएगी, मतलब कि ये वाली क्रिया प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये लगातार बनते रहें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन OH- को यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, यहाँ पे देखो H2CO3 जो है, ये क्या करेगा, OH- के साथ मिलके क्या बना लेगा, H2O + HCO3। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंज्यूम हो गया अपना, OH- हमें कंज्यूम करना था, हटाना था, और वो यहाँ पे कंज्यूम हो चुका है। बाहरी कोशिका द्रव ECF से Cl- आयर अंदर आकर, मतलब अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। जो सेल्स होती हैं भाई, मान लो ये 2-3 सेल है, इनके बीच में ये जो जगह होती है, ये इनके अंदर भी तो कोई द्रव भरा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, बाहरी कोशिका द्रव, मतलब कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, तो भाई इसमें से क्या होंगे, क्लोरीन आयन, मतलब कि Cl- आयन क्या करेंगे, अंदर की ओर आ जाएंगे। अब क्या होगा, H+ बन गया अपने पास, Cl- आ ही गए, तो क्या होगा, H+ और Cl- के परस्पर संयोग से HCl अम्ल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो पता चला किस प्रकार से क्रिएट होता है। तो आगे देखो, अब HCl के कार्य, भाई ठीक है बना लिया, अब क्या करेंगे, अब इसके कार्य देखेंगे। तो भाई यह भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, जिससे आमाशय में संक्रमण और भोजन सड़ने की क्रिया नहीं होती। भाई ये इतना प्रबल अम्ल होता है कि ये क्या करता है, कोई भी अगर इसके साथ में, मतलब भोजन के साथ में कोई भी हानिकारक जीवाणु वगैरह आ गया है, तो उसको ये गला के खत्म कर देता है। ठीक है, और जब किसी चीज में जीवाणु वगैरह नहीं रहेंगे, वो निर्जमीकृत हो जाएगी, तो उसमें सड़ने की क्रिया होगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, तो भाई क्या हो गया, यहाँ पे एक तो संक्रमण नहीं होगा, यहाँ पे कोई जीवाणु कीटाणु नहीं रहेगा, तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा, और क्या होगा, भोजन के सड़ने की क्रिया भी नहीं होगी। यह जठर रस में उपस्थित एंजाइमों को सक्रिय करने का काम करता है, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं। क्या करेगा ये, हमारे जठर रस में क्या है, पेप्सिन है, रेनिन है, ये सब पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन के फॉर्म में थे। ठीक है, तो भाई इनको इनको एक्टिवेट करने का काम किसने किया था, HCl अम्ल ने किया था, तो ये काम भी एक हो गया। मुख गुहा से आए भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भाई जो हमारे ओरल कैविटी से जो टाइलिन वगैरह मिला हुआ भोजन आया है, उसको क्या करेगा, अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। क्यों, क्यों जरूरी है अम्लीय माध्यम प्रदान करना, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, रेनिन वगैरह जो है, वो सब किस पीएच पर काम करेंगे, अम्लीय पीएच पर काम करेंगे। अगर उनको ये अम्लीय पीएच नहीं मिलेगी, तो वो इनको पचा नहीं पाएंगे, इनको इन पर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखो, यह सेल्स के मध्य उपस्थित जीवित पदार्थ को घोल देता है, जिससे ये सेल्स एंजाइम क्रिया के लिए तैयार हो जाती है। भाई ये इस इनकी सेल्स में
जो जीवित पदार्थ है ना उनको घोल देगा, जिससे कि ये एंजाइम की क्रिया के लिए तैयार हो जाती हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे देखिए, आप सोचेंगे कि इसमें उपस्थित HCl पाइलोरिक छिद्र, पाइलोरिक छिद्र क्या होता है, आमाशय जो है ना अपना कुछ इस प्रकार का, इसका ये वाला हिस्सा जो इसको आंत से जोड़ता है, तो मान लो ये ग्रहणी है, मतलब कि आंत का पहला भाग है, ठीक है, और यहाँ पे ये आमाशय खत्म हो रहा है, तो इसके ये पाइलोरिक भाग और ये ग्रहणी के बीच में जो छिद्र हो गया वो क्या हो गया, पाइलोरिक छिद्र, ठीक है। तो भाई ये क्या करेगा, HCl इस पाइलोरिक छिद्र के बंद होने और खुलने को भी नियंत्रित करेगा। इसके बंद होने और खुलने से ही तो ये भोजन आगे जाने की क्रिया होगी, ठीक है। तो भाई HCl क्या करेगा, पाइलोरिक छिद्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। भाई किस प्रकार नियंत्रित करता है आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी बताते हैं। जो HCl है वो क्या करेगा, पाइलोरिक छिद्र की जो सेल्स हैं, मतलब मसल मान लो या फिर सेल्स मान लो, उनको क्या करेगा, रिलैक्सेशन का संदेश देगा, ठीक है, कि भाई रिलैक्स हो जाओ। जैसे ही इन सेल्स में रिलैक्सेशन होगा तो ये छेद खुल जाएगा और ये अपना स्टमक एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। अब भाई क्या हुआ, यहाँ पे हम अभी जब ग्रहणी में पाचन पढ़ेंगे ना तो बताएंगे कि ग्रहणी में पाचन करने के लिए हमें क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो भाई क्षारीय माध्यम देने के लिए इसमें अग्नाशय रस वगैरह आके मिलेंगे। तो जैसे ही अम्लीय भोजन यहाँ से आ रहा है, इस छेद से जब अम्लीय भोजन आ रहा है तो यहाँ पे अचानक से एक अम्लीयता क्रिएट हो गई, तो ये HCl इस पाइलोरिक छिद्र के यहाँ से बंद होने को नियंत्रित कर रहा है कि भाई इसको थोड़ा सा रोको, ताकि ये भोजन धीरे धीरे आए और यहाँ का माहौल एडजस्ट हो सके। समझ पा रहे हो आप, ये इधर से तो इसके खुलने को और इधर से इसके बंद होने को प्रेरित करता है। इधर से खुलने को इसलिए कि भाई भोजन पचित हो चुका है, इसको आगे ग्रहणी में भेजो, और इधर से बंद होने को इसलिए कि भाई यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा अम्लीय हो गया है, इसको क्षारीय बनाने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो भोजन धीरे धीरे भेजो, ठीक है। समझ पाए आप ये बात, आगे देखिए। जठरीय रस का नियमन, नियमन कैसे होगा, अब जैसे ही भोजन आमाशय से छोटे आंत के ग्रहणी में, मैंने बताया ना कि आमाशय के आगे कौन सा भाग है, ग्रहणी, मतलब कि ड्यूडेनम, ठीक है, जो कि छोटे आंत का भाग है, पहला भाग। तो भाई जैसे ही छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में प्रवेशित होता है तो आमाशय में उपस्थित होती है श्लेष्मिका सतह या फिर स्तर, उससे क्या है, एंटेरोगेस्ट्रोन नामक हार्मोन निकलता है। भाई एंटेरोगेस्ट्रोन क्या करेगा, देखो यह हार्मोन जठर रस के स्रावण व जठरीय गतिशीलता को कम कर देता है। भाई ये क्या करेगा कि जैसे ही जब भोजन ही इसमें नहीं बचा, पच के वो आगे निकल गया, तो अब इसमें श्लेष्मिका स्तर जो यहाँ पे है उसकी सतह से एक हार्मोन निकाला जाएगा कि भाई अब भोजन आगे जा चुका है, पचाने के लिए यहाँ पे कोई भोजन नहीं है, तो HCl के स्रावण को रोक दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए, ठीक है। समझ आया, यह हार्मोन जठर रस के स्रावण व जठरीय गतिशीलता को कम कर देता है, ठीक है। समझ आ गया कैसे कर देता है। कभी कभी जठर रस में अम्ल HCl कम, भाई कभी कभी जठर रस में क्या होता है, HCl की कमी हो जाती है, ठीक है। अब HCl की कमी को अपन क्या बोलेंगे, हाइपो एसिडिटी। ये मैं आपको क्लास में कई बार बता चुकी हूँ, अगर किसी चीज की कमी होती है तो उसको हम हाइपो लिखते हैं, और अगर किसी चीज की अधिकता होती है तो उसको लिखते हैं हाइपर, ठीक है। अल्प अम्लीयता, अगर जठर रस में अम्ल कम है तो अल्प अम्लीयता, और अगर जठर रस में किसी भी कारण से अम्ल ज्यादा हो गया तो हाइपर एसिडिटी, मतलब कि अति अम्लीयता। अब हाइपो एसिडिटी है वो किन कारण, मतलब उसके कारण क्या क्या को मतलब होंगे, या फिर वो किन कारणों से होगी, भाई या तो कॉन्स्टिपेशन हो या एनीमिया हो या फिर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, मतलब कि आमाशय का जो
कैंसर होता है उसके कारण क्या होता है, अपने जठरीय रस में HCl की कमी हो जाती है, अम्ल की कमी हो जाती है, ठीक है। और हाइपर एसिडिटी मतलब कि इससे क्या होता है, जठरीय छिद्रन मतलब अल्सर सुना है आपने, गैस्ट्रिक अल्सर, इसकी आमाशय की दीवारों में छेद से हो जाता है HCl के कारण। और पित्ताशय के विकार मतलब कि जो अपनी पित्त की थैली होती है, गॉल ब्लैडर, उसके विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।